नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल ओके जी के चैनल पर। तो दोस्तों, आज अपन चर्चा करेंगे जो रीट के पहले पेपर हुए हैं उनमें टीचिंग मेथड व शिक्षण शास्त्र से संबंधित व सेकंड ग्रेड में टीचिंग मेथड से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं उन पर अपन विस्तार से चर्चा करेंगे, ताकि दोस्तों इन क्वेश्चनों को आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके और आप टीचिंग मेथड में अच्छा स्कोर कर सको। इसके लिए आपसे थोड़ा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें, तभी आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन कि भाषा शिक्षक का विशेष अनिवार्य गुण क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है विषय का विस्तृत ज्ञान, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान, शिक्षण विधियों का ज्ञान व शुद्ध उच्चारण। तो दोस्तों जो भाषा शिक्षक होता है उसका अनिवार्य गुण क्या होता है कि वो शुद्ध उच्चारण करे। या अगर वो शुद्ध उच्चारण नहीं करेगा तो विषय का विस्तृत ज्ञान, शिक्षण विधियों का ज्ञान और बाल मनोविज्ञान का ज्ञान निरर्थक हो जाएगा। इसलिए भाषा शिक्षक का विशेष अनिवार्य गुण क्या है दोस्तों? शुद्ध उच्चारण। ठीक है। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। ठीक है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन आता है कि निम्न में से उपलब्धि परीक्षण निर्माण का चरण नहीं है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है शैक्षणिक उद्देश्यों को लिखना, छात्रों की कमियों के कारणों की जानकारी प्राप्त करना, प्रश्न निर्माण करना और समूहांकन योजना तैयार करना। तो दोस्तों उपलब्धि परीक्षण का चरण नहीं है पूछ रहा है, तो इसमें छात्रों की कमियों के कारणों की जानकारी प्राप्त करना, यह दोस्तों उपलब्धि परीक्षण का चरण नहीं है, क्योंकि छात्रों की कमियों का कारण जानना क्या कहलाता है? निदानात्मक परीक्षण। क्या कहलाता है दोस्तों? निदानात्मक परीक्षण। कल का अगर आपने मेरा वीडियो देखा तो उसमें मैंने बताया था कि कमियों के कारणों को जानना निदानात्मक परीक्षण करना है, और कमियों को जानने के बाद में जो कारण है उनको जानने के बाद में उन कमियों को दूर करने के लिए जो शिक्षण किया जाता है उसे उपचारात्मक शिक्षण कहा जाता है। ठीक है, उपचारात्मक शिक्षण कहा जाता है, यानी कमियों का पता लगाकर फिर उस समस्या का निदान करने के लिए जो शिक्षण किया जाता है उसे उपचारात्मक शिक्षण कहा जाता है। अब चलते हैं भावात्मक पक्ष के मापन हेतु उपयुक्त मापनी है। तो दोस्तों पहला है व्यक्तित्व मापनी, अभिवृत्ति मापनी, उपलब्धि मापनी व प्रायोगिक परीक्षा। ठीक है दोस्तों। तो भावात्मक पक्ष का मापन करने के लिए जो महत्वपूर्ण मापनी होती है वो होती है अभिवृत्ति। ठीक है दोस्तों, अभिवृत्ति मापनी के अंतर्गत आती है भावात्मक पक्ष, यानी भावात्मक पक्ष का मापन किससे किया जाता है? अभिवृत्ति मापनी के द्वारा। ठीक है दोस्तों। भाषा का मुख्य कौशल है तो दोस्तों लिखना, पढ़ना और बोलना। तो दोस्तों भाषा का मुख्य कौशल ये सभी है, ये तीनों दोस्तों भाषा के मुख्य कौशल है, इसलिए उपयुक्त तो सभी सही होगा। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों ये सभी क्वेश्चन पूछे हुए हैं सेकंड ग्रेड व रीट में, तो दोस्तों इनको आप अच्छे से याद करें, क्योंकि इनके इर्द गिर्द ही वापस क्वेश्चन पूछते हैं और अधिकतर क्वेश्चन इन्हीं में से पुटअप करते हैं, इसलिए वीडियो को अच्छे से देखें। ठीक है दोस्तों। योजना शिक्षण विधि के प्रवर्तक है। तो योजना विधि या परियोजना विधि, इसके प्रवर्तक कौन है दोस्तों? आप सभी को पता है। तो दोस्तों इसके प्रवर्तक है W.H. किलपैट्रिक। ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन को अधिकतर पूछा जाता है कि परियोजना या योजना विधि के जनक कौन है दोस्तों? W.H. किलपैट्रिक। कौन? W.H. किलपैट्रिक है। ये रीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है छोटे बालकों की कल्पना शक्ति को विकसित करने का माध्यम है महापुरुषों की जीवनियाँ, रसानुभूति कविताएं, पौराणिक गाथाएं व परियों की कहानियाँ। तो दोस्तों छोटे बालकों की कल्पना शक्ति का विकास करने का जो विकसित माध्यम है वो है परियों की कहानियाँ। ठीक है दोस्तों। अगर बालकों को परियों की कहानियाँ सुनाई जाए तो दोस्तों उनमें कल्पना शक्ति का अधिक से अधिक विकास किया जा सकता है, क्योंकि जो परियों की जो कहानियाँ होती है ये कल्पनात्मक होती है। ठीक है। तो बालकों की कल्पना शक्ति का विकास करने के लिए
प्रयोग की कहानियाँ सबसे महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाषा शिक्षण के सिद्धांत है। प्रेरणा का सिद्धांत, सही बात है। क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत, ये भी सही है। जीवन से जोड़ने का सिद्धांत, ये भी सही है। इसका मतलब आंसर क्या होगा दोस्तों? उपयुक्त सभी। ये भाषा शिक्षण के सिद्धांत है। ठीक है दोस्तों, अगर आपने थ्योरी पढ़ी होगी तो उसमें आया होगा भाषा शिक्षण के सिद्धांत। तो दोस्तों प्रेरणा का सिद्धांत हो गया, क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत हो गया, जीवन से जोड़ने का सिद्धांत हो गया। आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। भाषाई कौशलों तथा सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना का विकास किस कक्षा तक पूर्ण हो जाना चाहिए? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा 5, कक्षा 8। तो दोस्तों जो ये क्वेश्चन है इसका आंसर होगा कक्षा 5। ध्यान रखना, कक्षा 5 तक दोस्तों बालक के सभी कौशलों का विकास हो जाना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इन चारों कौशलों का विकास किस कक्षा तक हो जाना चाहिए? कक्षा 5 तक पूर्ण हो जाना चाहिए। यानी कि बालक को कक्षा 5 तक के सभी कौशलों का ज्ञान हो जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, छात्र की मौखिक अभिव्यक्ति की योग्यता का मूल्यांकन करते समय निम्नलिखित में से आवश्यक है? शुद्ध उच्चारण, उचित गति, व्याकरण सम्मिलित भाषा का प्रयोग, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि छात्र की मौखिक अभिव्यक्ति की योग्यता का मूल्यांकन करते हैं इसमें निम्न से क्या आवश्यक है? तो शुद्ध उच्चारण भी आवश्यक है, उचित गति आवश्यक है, व्याकरण संबंध भाषा का प्रयोग करना चाहिए, ये भी सही बात है। तो आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। स्वर्ण कौशल को विकसित करने के लिए उपयुक्त प्रणाली है? व्याख्या प्रणाली, तुलना प्रणाली, गीत प्रणाली व खेल प्रणाली। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? खेल प्रणाली। क्या होगा दोस्तों? खेल प्रणाली। ठीक है, इस क्वेश्चन आता है दोस्तों कि परियोजना विधि में कितने मुख्य सोपान प्रयुक्त होते हैं? तो दोस्तों प्रारंभ में परियोजना विधि के कितने सोपान थे? 4 थे, और वर्तमान में कितने हैं? 6। तो दोस्तों जो रीट 2015 में ये जो क्वेश्चन पूछा था इसमें दोस्तों ए और डी दोनों आंसर मान्य थे। ध्यान रखना, इसमें दोनों आंसर मान्य थे। अब अगर इस क्वेश्चन को पूछेंगे तो दोस्तों या तो 4 देंगे ऑप्शन में या 6 देंगे। ठीक है दोस्तों, अगर दोनों साथ में आते तो ये बोनस मिलेगा इसमें। वर्तमान में तो कितने हैं? 6 सोपान इसके, और पहले प्रारंभ में कितने थे? 4 सोपान थे। ठीक है, तो इसमें ए व डी आंसर होगा, दोनों ध्यान रखने आपको। विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत निम्न में से किसमें प्रयोग होता है? विश्लेषण विधि में, स्वतः शोध विधि में, संश्लेषण विधि में, आगमन विधि में। क्वेश्चन क्या दोस्तों कि विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत निम्न में से किस में प्रयोग होता है? तो दोस्तों आंसर क्या होगा? आगमन विधि में। ठीक है दोस्तों, आगमन विधि विशिष्ट से सामान्य की ओर चलती है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अच्छे प्रश्नों की क्या विशेषता है? वैधता, विश्वसनीयता एवं दोनों, व्यापकता व विस्तृत। तो दोस्तों जो अच्छा प्रश्न पत्र होता है उसकी विशेषता है 1 व 2, यानी ऑप्शन नंबर 3। वैध भी होने चाहिए और विश्वसनीय भी होने चाहिए क्या? प्रश्न पत्र। ठीक है दोस्तों, कौन सी प्रक्षेपित सामग्री है? बुलेटिन बोर्ड, OHP, प्रतिमान, फ्लैनल बोर्ड। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा OHP। क्या है? OHP। ये क्या है दोस्तों? प्रक्षेपित सामग्री है। ध्यान रखना, अगर आप सहायक सामग्री पढ़े तो उसमें प्रक्षेपित और अर्ध प्रक्षेपित सामग्रियों को अच्छे से याद करना है, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों प्रक्षेपित सामग्री कौन सी है? OHP। ठीक है दोस्तों, सहस्वर वाचन का अभ्यास कराने के लिए सबसे उपयुक्त साधन क्या है? आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, सामूहिक वाचन, पाठ्यपुस्तक वाचन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सामूहिक वाचन। क्या? सामूहिक वाचन। ध्यान रखना, सहस्वर वाचन का अभ्यास कराने के लिए सबसे उपयुक्त साधन क्या है? सामूहिक वाचन। कौन सा? सामूहिक वाचन। ध्यान रखना, समूह में
अगर अपन सस्वर वाचन करवाते बच्चे को तो वो सबसे उपयुक्त होता है। क्यों? क्योंकि उससे क्या होता है कि संकोची बालक भी आसानी से वाचन कर सकता है, उसका शक दूर होता है, उसके जो अभिव्यक्ति की क्षमता वो बढ़ जाती है और आत्मविश्वास बढ़ जाता है। इसलिए सामूहिक वाचन उपयुक्त होता है। सस्वर वाचन का अभ्यास कराने के लिए उपयुक्त साधन कौन सा? सामूहिक वाचन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मौन वाचन कब शुरू करना चाहिए? तो दोस्तों तीसरी कक्षा से, चौथी कक्षा से और दूसरी कक्षा से। तो दोस्तों मौन वाचन दोस्तों कक्षा 3 से शुरू करना चाहिए। लेकिन जब ये क्वेश्चन पूछा था तो इसमें 1 व 3 दोनों आंसर माने थे। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो कक्षा 3 है, ध्यान रखना दोस्तों। अब अगर ये पूछते हैं कि मौन वाचन कब शुरू करना चाहिए तो कक्षा 3 से। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। लेकिन इसमें दोनों ऑप्शन दे रखे थे तो 1 व 3 दोनों आंसर माने थे। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। अगर छठी कक्षा नहीं हो तो आंसर क्या होगा? तीसरी कक्षा। अगर दोनों अगर दे देते हैं तीसरी और छठवीं तो इसमें फिर बोनस मिलेगा आपको। तो मौन वाचन कब शुरू कर देना चाहिए? कक्षा 3 से। किससे दोस्तों? कक्षा 3 से। वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार इस क्वेश्चन को पूछ रखा है। साइलेंट रीडिंग किसकी रचना है? डेचेंट, स्मिथ, ब्राइन व पिंटर। तो दोस्तों जो साइलेंट रीडिंग जो पुस्तक है इसकी रचना ब्राइन ने की थी। किसने? ब्राइन ने की थी। साइलेंट रीडिंग की रचना किसने की? ब्राइन ने की थी। रेडियो की सीमाओं को कौन सा श्रव्य साधन दूर कर सकता है? ग्रामोफोन, लिंग्वाफोन, टेप रिकॉर्डर, उक्त कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा टेप रिकॉर्डर। टेप रिकॉर्डर दोस्तों रेडियो की सीमाओं की कमी को दूर कर सकता है। यानी कि रेडियो की सीमाओं को कौन सा श्रव्य साधन दूर करता है? टेप रिकॉर्डर। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। लिंगवा कैसा शैक्षिक उपकरण है? तो दृश्य श्रव्य, कोई नहीं। तो दोस्तों जो लिंग्वाफोन है यह है श्रव्य साधन है। कौन सा? श्रव्य साधन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। लिंग्वाफोन कैसा शैक्षिक उपकरण है दोस्तों? श्रव्य। कौन सा? श्रव्य। ध्यान रखना, लिंग्वाफोन एक श्रव्य साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जिस उद्देश्य के लिए परीक्षण तैयार किया गया हो यदि वह उसकी पूर्ति करता है तो कहलाएगा वैध परीक्षण, विश्वसनीय परीक्षण, वस्तुनिष्ठ परीक्षण और विषय परक परीक्षण। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 1 वैध परीक्षण। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन और 2021 में जो पूछा था कि शुद्ध कौन सा होता है, इनमें सबसे शुद्ध कौन सा होता है? जो वैध परीक्षण है ये सबसे शुद्ध होता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उपलब्धि परीक्षण निर्माण में समंकन योजना बनाने का उद्देश्य है। निर्णय संबंधी असंगतियों को दूर करने में सहायता प्रदान करता है, प्रश्नों की संख्या निर्धारित करना, छात्रों की कठिनाइयों का निर्धारण करना, उक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा दोस्तों उक्त सभी। क्या उपलब्धि परीक्षण का निर्माण में समंकन योजना बनाने का उद्देश्य क्या है? निर्णय संबंधी असंगति को दूर करने में सहायता प्रदान करता है, सही बात है। प्रश्नों की संख्या निर्धारित करता है, छात्रों की कठिनाइयों का निर्धारण करता है और यह उक्त सभी। तो आंसर क्या होगा? उक्त सभी होगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सीसी प्रणाली में ए ग्रेड कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को प्रदान की जाएगी? रीड 2015 में L2 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 91 से 100, 81 से 90, 90 से 100 और दोस्तों 71 से 80। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 91 से 100। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह कि सीसी में ए ग्रेड मिलने पर कितने अंक के मध्य आता है? 91 से 100 के मध्य ये आता है ए ग्रेड। ठीक है दोस्तों, फिर उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है त्रुटियों की जानकारी लगाना या छात्रों की जो त्रुटि है उनका पता कर लगाना, विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों का पिछड़ापन दूर करना, छात्रों की प्रकृति का ज्ञान प्राप्त करना। तो दोस्तों उपचारात्मक परीक्षण क्या करता है?
छात्रों का पिछड़ापन दूर करता है। ठीक है दोस्तों, अब देखो उपचारात्मक शिक्षण क्या करता है, छात्रों का पिछड़ापन दूर करता है। जबकि त्रुटियों का पता कौन लगाता है दोस्तों, निदानात्मक परीक्षण। ध्यान रखना, त्रुटियों का पता लगाना ये निदानात्मक परीक्षण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, जबकि उन त्रुटियों को दूर करना यानी कि छात्रों का जो पिछड़ापन है उसको दूर करना क्या कहलाता है, उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। सीबीएसई ने किस वर्ष 10वीं की बोर्ड परीक्षा ने सतत समग्र मूल्यांकन प्रणाली लागू कर दी? वर्ष 2010-11, 9-10, 2009, 2008। तो दोस्तों जो ये क्वेश्चन है इसका सही आंसर होगा 2010 और 11। सीबीएसई ने किस वर्ष 10वीं की बोर्ड परीक्षा ने सतत समग्र मूल्यांकन प्रणाली लागू कर दी? तो 2010-11 को। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, पूछा हुआ है दोस्तों, ध्यान रखना। भाषा सीखने का स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक क्रम क्या है? पढ़ना, सुनना, लिखना, बोलना, बोलना, लिखना, सुनना, पढ़ना, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। मैंने आपको ट्रिक बताई थी, सुब्बोपली। क्या? सुब्बोपली। ठीक है, ये इसका क्रम होता है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। भाषा शिक्षण के सिद्धांत है प्रेरणा का सिद्धांत, क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत, जीवन से जोड़ने का सिद्धांत, उक्त सभी। तो दोस्तों ये सभी भाषा शिक्षण के सिद्धांत है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी पूछे हुए हैं ये दोस्तों। भाषा दक्षता एवं कौशल विकास किया जा सकता है शुद्ध उच्चारण के माध्यम से, लिपि व वर्तनी का सही ज्ञान कराकर, शब्द रचना का ज्ञान कराकर, उक्त सभी प्रकार से। तो दोस्तों जो ये क्वेश्चन है इसका सही आंसर होगा उक्त सभी प्रकार से। क्या? शुद्ध उच्चारण के माध्यम से, लिपि व वर्तनी का सही ज्ञान कराकर, शब्द रचना का ज्ञान कराकर, उक्त सभी। तो क्या होगा? उक्त सभी आंसर हो गया। ठीक है, रचना शिक्षण के मुख्य रूप होते हैं। तो दोस्तों रचना शिक्षण के मुख्य 2 रूप होते हैं। कितने? 2 रूप होते हैं। ये भी रीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना। कौन सा? एक तो लिखित होता है और एक मौखिक होता है। रचना शिक्षण के 2 रूप है, लिखित और मौखिक। ठीक है दोस्तों, ये 2 रूप होते हैं रचना शिक्षण के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, निगमन विधि है मनोवैज्ञानिक विधि है, अमनोवैज्ञानिक विधि है, कुछ कह नहीं सकते, उक्त कोई नहीं। तो दोस्तों मनोवैज्ञानिक तो कौन सी है? आगमन तो होती है दोस्तों, मनोवैज्ञानिक होती है आगमन। तो ठीक है दोस्तों, मनोवैज्ञानिक आगमन विधि होती है, जबकि निगमन विधि होती है ये दोस्तों क्या होती है? अमनोवैज्ञानिक होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन पूछे हुए दोस्तों, इसलिए इनको अच्छे से याद रखना। निगमन विधि क्या होती है? अमनोवैज्ञानिक होती है, जबकि आगमन विधि मनोवैज्ञानिक होती है। पाठोपरांत मूल्यांकन किसे कहते हैं? पाठ पढ़ाने से पूर्व, पाठ पढ़ाते समय या पाठ पढ़ाने के बाद किया गया मूल्यांकन पाठोपरांत मूल्यांकन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पाठ को पढ़ाने के बाद में जो मूल्यांकन किया जाता है उसे पाठोपरांत मूल्यांकन कहते हैं। और पाठांतर्गत और दूसरा पाठांतर्गत मूल्यांकन किसे कहते हैं? पाठ पढ़ाते समय किया गया मूल्यांकन पाठांतर्गत मूल्यांकन आता है, पाठ पढ़ाने के बाद में किया गया मूल्यांकन पाठोपरांत मूल्यांकन कहलाते हैं। इन दोनों का ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों, और यहीं से क्वेश्चन पूछते हैं अधिकतर। प्रारंभिक अवस्था में बालक भाषा सीखता है, निरीक्षण, अनुकरण, स्वर्ण निरीक्षण, स्वर्ण अनुकरण, स्वर्ण निरीक्षण, अनुकरण, स्वर्ण अनुकरण, निरीक्षण। तो दोस्तों जो ये क्वेश्चन है इसका सही आंसर होगा स्वर्ण निरीक्षण और अनुकरण द्वारा। ठीक है, प्रारंभिक अवस्था में बालक भाषा कैसे सीखता है? सबसे पहले तो सुनता है, उसके बाद में उसका क्या करता है? निरीक्षण करता है, उसके बाद में उसका क्या करता है? अनुकरण करता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। वाक्य विश्लेषण के शिक्षण हेतु तो उपयुक्त विधि है आगमन विधि, निगमन विधि, गीत अभिनय विधि और उक्त सभी।
तो जो 167 नंबर का जो क्वेश्चन है कि वाक्य विश्लेषण हेतु उपयुक्त विधि कौन सी है, तो दोस्तों है आगमन विधि। कौन सी आगमन विधि दोस्तों? वाक्य विश्लेषण हेतु उपयुक्त विधि है। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन है भी कि वाक्य विश्लेषण के शिक्षण हेतु उपयुक्त विधि कौन सी है? आगमन विधि है। मौन वाचन से क्या लाभ है? तो ज्ञान की वृद्धि होती है, अवकाश के समय का सदुपयोग, खरीदी गई किताब का सदुपयोग, शारीरिक वृद्धि। तो दोस्तों इसमें भी 1 व 2 दोनों आंसर माने थे, क्योंकि मौन वाचन से दोस्तों ज्ञान में वृद्धि होती है, सही बात है, और अवकाश का समय का सदुपयोग होता, तो ये इसमें 1 व 2 आंसर माना था। ठीक है दोस्तों। बालक परिवार में रहकर कैसी भाषा सीख जाता है? सांकेतिक भाषा, लिखित भाषा, बोलचाल की भाषा, कोई नहीं। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर होगा बोलचाल की भाषा सीख जाता है। ठीक है दोस्तों। बालक परिवार में रहकर कैसी भाषा सीख जाता है? बोलचाल की भाषा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों परिवार में रहकर बालक अपनी भाषा ही सीखता है, क्योंकि जैसा वो देखता सुनता वैसी भाषा वो सीख जाता है, यानी अपनी बोलचाल की भाषा सीखता है। कि समतल पर बिखरी सामग्री को बहुत तेज प्रकाश द्वारा पर्दे पर प्रतिबिंबित किया जाता है, तो फिल्म स्ट्रिप के माध्यम से, स्लाइड के माध्यम से, एपिडाइस्कोप के माध्यम से, मैजिक लैंटर्न के माध्यम से। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा एपिडाइस्कोप के माध्यम से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये रीट में पूछा हुआ है 2015 में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, रीट 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, कि समतल पर बिखरी सामग्री को बहुत तेज प्रकाश द्वारा पर्दे पर प्रतिबिंबित किया जाता है, किसके माध्यम से? एपिडाइस्कोप के माध्यम से। वेरी इंपॉर्टेंट है, रट लेना दोस्तों। समतल पर बिखरी सामग्री को बहुत तेज प्रकाश द्वारा पर्दे पर प्रतिबिंबित किया जाता है, किसके माध्यम से? एपिडाइस्कोप के माध्यम से। ठीक है दोस्तों। दृश्य श्रव्य सामग्री की आवश्यकता निम्न में से किस विधि के लिए आवश्यक नहीं है? समस्या समाधान विधि, व्याख्यान विधि, योजना विधि, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों 117 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें सही आंसर होगा व्याख्यान विधि। इसमें सहायक सामग्री की आवश्यकता नहीं होती। जो व्याख्यान विधि होती है इसमें सहायक सामग्री की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इसमें व्याख्या के द्वारा समझाया और पढ़ाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, व्याख्यान विधि में सिर्फ व्याख्या की जाती है, दृश्य श्रव्य सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है। आगे चलते हैं। निम्न में से प्रक्षेपित सामग्री नहीं है? फिल्म, ओपेक प्रोजेक्शन, बुलेटिन बोर्ड और फिल्म खंड। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बुलेटिन बोर्ड। क्या दोस्तों? बुलेटिन बोर्ड। ध्यान रखना, ये एक दृश्य सामग्री है। बुलेटिन बोर्ड क्या दोस्तों? एक दृश्य सामग्री है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, इसलिए ये क्या है? प्रक्षेपित नहीं है, यानी कि निम्न में से प्रक्षेपित सामग्री नहीं है। तो बुलेटिन बोर्ड है, ये प्रक्षेपित नहीं, इसका प्रेक्षण नहीं किया जा सकता एक स्थान से दूसरे स्थान में। जबकि फिल्म हो गई, यह प्रक्षेपित है। ओपेक प्रोजेक्शन है, इसका भी प्रक्षेपण किया जा सकता है। फिल्म खंड, इसका भी प्रक्षेपण किया जा सकता है। लेकिन बुलेटिन बोर्ड दृश्य सामग्री, केवल इसको देख सकते हैं, इसके इसलिए इसका प्रक्षेपण नहीं हो सकता है। ठीक है, शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, ये भी रेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। विषय निर्धारण, उद्देश्य निर्धारण, बिंदु निर्धारण, समय निर्धारण। तो शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? उद्देश्यों का निर्धारण। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना। क्या दोस्तों? उद्देश्यों का निर्धारण सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, शैक्षिक मूल्यांकन के उद्देश्य होते हैं 5, 7, 3, 8। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 3, यानी कि शैक्षिक मूल्यांकन कितने होते हैं? 3 होते हैं। मैंने आपको बताया था, ज्ञानात्मक, ठीक है, भावात्मक और क्रियात्मक, ये तीनों उद्देश्य होते हैं। शैक्षिक मूल्यांकन के कितने उद्देश्य होते हैं? 3। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब मौन वाचन का मूल्यांकन किस परीक्षा के द्वारा किया जा सकता है? क्वेश्चन क्या है? मौन वाचन का मूल्यांकन किस परीक्षा के द्वारा किया जाता है? तो पूर्ति परीक्षा, सत्य असत्य परीक्षा, बहुविकल्प परीक्षा, उक्त तीनों से।
तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा उक्त तीनों से। क्यों? क्योंकि मौन वाचन का मतलब क्या होता है? मन ही मन में। तो दोस्तों पूर्ति परीक्षा में भी लिखना नहीं होता, सिर्फ भरना होता है। सत्य असत्य में भी सिर्फ लिखना नहीं होता है। बहुविकल्पीय परीक्षा इसमें भी लिखना नहीं होता है। यानी कि मौन वाचन का मूल्यांकन किस परीक्षा के द्वारा किया जा सकता है? पूर्ति परीक्षा, सत्य असत्य, बहुविकल्प परीक्षा और उक्त तीनों से। आंसर क्या होगा? 4। निदान परीक्षण विधि के प्रकार होते हैं 7, 2, 4, 8। तो दोस्तों निदान परीक्षण विधि के 2 प्रकार होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। निदान परीक्षण की विधि के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते। कितने? 2 प्रकार होते। वेरी इंपॉर्टेंट है। निदान की जो परीक्षण विधि है उसके कितने प्रकार होते हैं? 2। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि शिक्षार्थियों के सतत एवं समग्र मूल्यांकन शिशु पर प्रभावी जोर किसने दिया? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति, मुदलियर आयोग की सिफारिश में, उक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षार्थियों के सतत एवं समग्र मूल्यांकन शिशु पर सर्वाधिक प्रभावी जोर किसने दिया? मुदलियर आयोग की सिफारिशों में। वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ध्यान रखना। शिशु पर सर्वाधिक प्रभाव किसने दिया था? मुदलियर आयोग ने। किसने? मुदलियर आयोग ने दिया था। ये ध्यान रखना दोस्तों, मुदलियर आयोग ने ही दिया था। शिशु पर सर्वाधिक प्रभावी जोर किसने दिया? मुदलियर आयोग ने। प्रोजेक्ट विधि को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने शिक्षा प्रणाली का व्यवहारिक रूप दिया? डीवी, डॉक्टर W.H. किलपैट्रिक, स्टीवेंसन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर W.H. किलपैट्रिक। इसको या अच्छे से रट लो दोस्तों। प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है? डॉक्टर W.H. किलपैट्रिक। बहुत सी बार पूछ रखा है और अब भी इसका चांस पूछने के। ठीक है दोस्तों, तो प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है? डॉक्टर W.H. किलपैट्रिक। और एक जनक और है जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि खेल विधि के जनक कौन है? खेल विधि के जनक कौन है? तो हेनरी कोल्डवेल कुक। कौन? कोल्डवेल कुक। ध्यान रखना, हेनरी कोल्डवेल कुक है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि निम्न का सही मिलान कीजिए। तो B.S. ब्लूम ने दिया था मूल्यांकन उपागम, सही है। उसके बाद में हर्बर्ट ने दिया था स्मृति स्तर, मॉरिसन ने दिया बोध स्तर और हंट ने दिया था चिंतन स्तर। ध्यान रखना, B.S. ब्लूम ने दिया था मूल्यांकन उपागम दिया था। उसके बाद में हर्बर्ट ने दिया था स्मृति स्तर, मॉरिसन ने दिया बोध स्तर और हंट ने दिया चिंतन स्तर। ठीक है, तो तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मूल्यांकन आयाम के निम्न 3 सोपान होते हैं। कौन कौन से? शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करना, अधिगम के अनुभव प्रदान करना, व्यवहार परिवर्तन का मूल्यांकन करना। यह उपयुक्त तीनों सोपान निम्न में से किसके द्वारा दिए गए? तो दोस्तों ये दिए गए थे दोस्तों B.S. ब्लूम के द्वारा। ये भी रेट में पूछा हुआ है, हर बार इस क्वेश्चन को पूछते हैं दोस्तों, ध्यान रखना। फिर आता मूल्यांकन की प्रक्रिया है, उद्देश्यों की उपलब्धि के विस्तार का निर्धारण, परिणामों की गुणवत्ता मूल्यों का निश्चय करना, अनुदेशन के परिणामों की तुलना करना और उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। ये क्वेश्चन भी रीड 2015 में पूछा हुआ है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, रीड 2015 में पूछा हुआ है। मूल्यांकन की प्रक्रिया है, उद्देश्यों की उपलब्धि के विस्तार का निर्धारण, परिणामों की गुणवत्ता मूल्यों का निश्चय, अनुदेशन के परिणामों की तुलना और उपयुक्त सभी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अधिगम अनुभव केंद्रित इकाई योजना निम्न में से किस पर अधिक बल दिया जाता है? पाठ्यक्रम पर, छात्र अनुक्रिया पर, शिक्षक अनुक्रिया पर, पाठ्यक्रम व शिक्षक अनुक्रिया दोनों पर। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा छात्र अनुक्रिया पर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेकंड ग्रेड 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अधिगम अनुभव केंद्रित इकाई योजना में निम्न में से किस पर ज़्यादा बल दिया जाता है? तो छात्रों की क्रियाओं पर। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा बल दिया जाता है। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि का विकास किस स्तर के शिक्षण को ध्यान में रखकर किया जाता है? चिंतन स्तर को,
स्मृति स्तर को, बोध स्तर को, एक व दोनों स्तर को। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा दोस्तों बोध स्तर को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि का विकास किस स्तर के शिक्षण को ध्यान में रखकर किया जाता है? तो बोध स्तर को, ध्यान रखना बोध स्तर को। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गद्य शिक्षण के द्रुत पाठ में अधिक ध्यान दिया जाता है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि गद्य शिक्षण के द्रुत पाठ में अधिक ध्यान दिया जाता है अर्थबोध पर, सहस्वर पाठ पर, मौन पाठ पर व शब्दार्थ पर। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अर्थबोध पर। ठीक है दोस्तों। गद्य शिक्षण के द्रुत पाठ में अधिक ध्यान किसमें दिया जाता है? उसके अर्थबोध पर दिया जाता है। क्वेश्चन क्या, गद्य शिक्षण के द्रुत पाठ में अधिक ध्यान दिया जाता है? तो वो है अर्थबोध। कौन सा? अर्थबोध। ठीक है। एक समान उच्चारित होने वाले शब्द निम्नलिखित में से किस विधि में एक साथ सिखाए जाते हैं? अनुध्वनि, अक्षरबोध, संगीत विधि, ध्वनि साम्य विधि। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ध्वनि साम्य विधि। इसमें दोस्तों एक ध्वनि वाले शब्दों का अभ्यास करवाया जाता है। एक समान उच्चारित होने वाले शब्द किसमें प्रयोग लिया जाता है? ध्वनि साम्य में। जैसे धर्म, कर्म, नर्म, चर्म, ये ध्वनि साम्य विधि के उदाहरण हैं। अधिगम के स्थानांतरण में खोजपूर्ण कौशल के किस घटक का उपयोगी है? तो विस्तृत सूचना प्राप्ति, पुनः केंद्रीकरण तकनीक, पुनः प्रेक्षण तकनीक, आलोचनात्मक सजगता तकनीक। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा पुनः केंद्रीकरण तकनीक। क्या? पुनः केंद्रीकरण तकनीक। ठीक है दोस्तों। आंसर क्या होगा इसका? पुनः केंद्रीकरण तकनीक। ठीक है। आगे चलते हैं। प्रत्यक्ष विधि में जिन आधारभूत कौशलों को सीखने का पर्याप्त अवसर मिलता है वह है सुनना और बोलना, सुनना और लिखना, पढ़ना और लिखना, बोलना और लिखना। क्या? प्रत्यक्ष विधि में जिन आधारभूत कौशलों का सीखने का पर्याप्त अवसर मिलता है तो वो क्या है दोस्तों? वो है सुनना और बोलना। क्या? सुनना और बोलना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना। प्रत्यक्ष विधि में जिन आधारभूत कौशलों का पर्याप्त अवसर मिलता है वो है सुनना और बोलना। ठीक है। अर्भट्टीय विधि में 5 पदों द्वारा शिक्षण का उपयुक्त क्रम है। तो दोस्तों प्रस्तुतिकरण, प्रस्तावना, तुलना, प्रयोग, नियमीकरण। नियमीकरण, प्रस्तावना, तुलना, प्रस्तुतिकरण, प्रयोग। प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, नियमीकरण, प्रयोग। प्रस्तावना, प्रयोग, तुलना, नियमीकरण व प्रस्तुतिकरण। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना करना, नियमीकरण करना और फिर प्रयोग करना। वापस देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। अर्भट्टीय विधि में 5 पद कौन कौन से हैं, उनका क्रम? तो प्रस्तावना, फिर प्रस्तुतिकरण, फिर तुलना, नियमीकरण और प्रयोग। रट लेना इस क्वेश्चन को दोस्तों। प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, नियमीकरण और प्रयोग। ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। मातृभाषा और सीखी जाने वाली द्वितीय भाषा दोनों का भाषा वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करने तो प्रभावी है। व्यतिरेक विधि, समवाय विधि, व्याख्यान विधि और ससूत्र विधि। क्या है? मातृभाषा और सीखी जाने वाली द्वितीय भाषा दोनों का भाषा वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करने तो प्रभावी विधि कौन सी है? व्यतिरेक विधि। कौन सी? व्यतिरेक विधि है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अध्यापक शिक्षण संस्थानों में शिक्षण पूर्व प्रदर्शन पाठ के समय छात्र अध्यापक अनुकरण विधि का प्रयोग करते समय किस भूमिका का निर्वाह नहीं करता है? शिक्षक, छात्र, पर्यवेक्षक, प्राचार्य। तो दोस्तों प्राचार्य की भूमिका वो नहीं निभाता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। अध्यापक शिक्षण संस्थाओं में शिक्षण के पूर्व प्रदर्शन पाठ के समय छात्र अध्यापक अनुकरण विधि का प्रयोग करते समय किस भूमिका का निर्वाह नहीं करता है? प्राचार्य की भूमिका का। अनुवाद विधि सिद्धांत का पालन करती है। ज्ञात से अज्ञात की ओर, विषय से सामान्य की ओर, स्कूल से सूक्ष्म की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा
ज्ञात से अज्ञात की ओर, वेरी इंपॉर्टेंट है। अनुवाद विधि सिद्धांत का पालन करती है, तो वो करती है ज्ञात से अज्ञात की ओर। अनुवाद विधि चलती है ज्ञात से अज्ञात की ओर चलती है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि भाषा संसर्ग विधि के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? व्याकरण का व्यवहारिक उपयोग सिखाना चाहिए, व्याकरण को एक विषय के रूप में अलग से शिक्षण करवाना चाहिए, व्याकरण शिक्षण के समय तार्किक क्रम के स्थान पर परिस्थिति का महत्व अधिक होता है, औपचारिक व्याकरण शिक्षण में आगमन विधि को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तो दोस्तों जो ये क्वेश्चन है, इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा कि व्याकरण को एक विषय के रूप में अलग से शिक्षण करवाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये कथन क्या असत्य है? ठीक है दोस्तों, भाषा संसर्ग विधि के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है कि व्याकरण को एक विषय के रूप में अलग से शिक्षण करवाना चाहिए? तो ये कथन असत्य है, जबकि नहीं करवाना चाहिए। भाषा संसर्ग विधि में ये कहा गया है कि इस विधि में व्याकरण का स्वतंत्र ज्ञान नहीं दिया जाता, व्याकरण का स्वतंत्र ज्ञान नहीं दिया जाता। ये क्वेश्चन पूछ रखा अलग से, किस विधि में व्याकरण का स्वतंत्र प्रयोग या स्वतंत्र ज्ञान नहीं दिया जाता है? ये ध्यान रखना, ज्ञान नहीं दिया जाता है। किस विधि में व्याकरण का स्वतंत्र ज्ञान नहीं दिया जाता, तो वो कौन सी विधि है? भाषा संसर्ग विधि है। ध्यान रखना, भाषा संसर्ग विधि में व्याकरण का अलग से ज्ञान नहीं दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, किस विधि में व्याकरण का अलग से ज्ञान नहीं दिया जाता है, तो वो कौन सी है? भाषा संसर्ग विधि है। ठीक है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ है ये क्वेश्चन रेट में कि किस विधि में व्याकरण को अलग से नहीं पढ़ाना चाहिए, तो वो है भाषा संसर्ग। इसमें क्या होता है कि पाठ पढ़ाते समय जो व्याकरणिक शब्द आते हैं, पढ़ाते समय जो व्याकरण के जो शब्द आते हैं, व्याकरण शब्द, तो उन्हीं की व्याख्या करते हुए समझाना, उन्हीं की व्याख्या करते हुए समझाना इसके अंतर्गत आता है। यानी कि यानी पाठ पढ़ाते समय बीच बीच में जो व्याकरणिक शब्द आते हैं उनको समझाते हुए व्याकरण का ज्ञान इसमें दिया जाता है, जबकि इस विधि में व्याकरण का अलग से ज्ञान स्वतंत्र रूप से ज्ञान नहीं दिया जाता। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, किस विधि में व्याकरण का स्वतंत्र ज्ञान नहीं दिया जाता है, तो वह भाषा संसर्ग विधि। कौन सी विधि उदाहरण द्वारा प्रारंभिक व्यवहार का आधार और शिक्षण की प्राकृतिक विधि मानी जाती है? प्रत्यक्ष विधि, साचार्य विधि, समवाय विधि, प्रदर्शन विधि। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा प्रदर्शन विधि। क्या? प्रदर्शन विधि। कौन सी विधि उदाहरण द्वारा प्रारंभिक व्यवहार का आधार और शिक्षण की प्राकृतिक विधि मानी जाती है? तो वह प्रदर्शन विधि। विद्यार्थियों की अधिगम योग्यता, ग्रहणशीलता, प्रस्तुत विषय वस्तु संबंधी कठिनाइयों को समझने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? भावना प्रश्न, प्रश्न सहज कौशल, मूल्यांकन प्रश्न और बोध प्रश्न। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बोध प्रश्न करने चाहिए। विद्यार्थियों की अधिगम योग्यता, ग्रहणशीलता, प्रस्तुत विषय संबंधी कठिनाइयों को समझने के लिए बोध प्रश्न करने चाहिए। आगे चलते हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से सूक्ष्म शिक्षण किस मनोविज्ञान के अधिगम सिद्धांत पर आधारित है? तो ए.वी. पावलोव, टोलमैन, बी.एफ. स्किनर, रॉबर्ट एम गेने। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बी.एफ. स्किनर। वेरी इंपॉर्टेंट है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से सूक्ष्म शिक्षण किस मनोवैज्ञानिक के अधिगम पर आधारित है? तो बी.एफ. स्किनर के सिद्धांत पर आधारित है। क्या? सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग किस सिद्धांत पर आधारित है? जो बी.एफ. स्किनर का जो सिद्धांत है उस पर। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रबलन कौशल का घटक नहीं है? अंतःक्रिया वाणी में विविधता, विद्यार्थी उत्तरों का प्रयोग, समीपता एवं स्पर्श, मौखिक स्वीकृति। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर होगा वो होगा अंतःक्रिया वाणी में विविधता। क्या है? अंतःक्रिया वाणी में विविधता। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों,
दल शिक्षण के लिए उपयुक्त कथन है। प्रत्येक दल सदस्य का उत्तरदायी प्रत्येक स्तरीय होगा। प्रत्येक दल सदस्य का कार्य लगभग समान होगा। प्रत्येक दल सदस्य नेतृत्व का कार्य करता है। प्रत्येक दल सदस्य सम विषय शिक्षक ही होता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो कि प्रत्येक दल सदस्य का उत्तरदायी पृथक स्तरीय होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि अभिक्रमित अनुदेशन विधि के संदर्भ में सूची सम्मिलित कीजिए। तो दोस्तों इसमें जो पहला ऑप्शन है उसमें अधिगम के विज्ञान एवं शिक्षण की कला, सांख्यिकीय प्रोग्रामिंग, गिलबर्ट अनुकूलीय प्रोग्राम, स्किनर और मैथमेटिक्स प्रोग्राम, यानी 4 ऑप्शन दे रखे जिसमें पहला वाला इसमें मिला रखा है पास्क से। अब अपन को इसमें सही का मिलान करना है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। तो दोस्तों इसमें जो पहला है अधिगम के विज्ञान एवं शिक्षण की कला, तो दोस्तों इसमें सही आंसर होगा ए में 3। क्या होगा? ए में 3 होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में आता है कि सांख्यिकीय प्रोग्राम किसका है? तो दोस्तों सांख्यिकीय प्रोग्राम होगा क्राउड का। किसका? क्राउड का होगा। ठीक है, अनुकूलिंग प्रोग्राम, तो दोस्तों ये होगा दोस्तों पास्क का। क्या? पास्क का। ठीक है दोस्तों, और मैथमेटिक्स प्रोग्राम होगा, ये होगा गिलबर्ट का। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये साइंस के अंदर ये क्वेश्चन पूछ रखे हैं कि मैथमेटिक्स के जनक कौन है, सांख्यिकीय प्रोग्राम के कौन है, ठीक है, अवरोही के कौन है, ऐसे पूछ रखा है। आगे चलते हैं। किस विधि में भाषा व्यवहार पुष्टि के लिए पखवाड़े तक कार्य गोष्ठी की जा सकती है? सैनिक विधि, समूह शिक्षण विधि, ध्वन्यात्मक विधि, दूरस्थ शिक्षण विधि। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दूरस्थ शिक्षण विधि। किस विधि में भाषा व्यवहार पुष्टि के लिए पखवाड़े तक कार्य गोष्ठी की जा सकती है? तो वो है दूरस्थ शिक्षण विधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि रसानुभूति पाठ का संबंध होता है भावात्मकता से, विचारात्मकता से, क्रियात्मकता से और रचनात्मकता से। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा दोस्तों भावात्मकता से। ठीक है दोस्तों, रसानुभूति पाठ का संबंध किससे होता है? भावात्मकता से। ठीक है, क्योंकि रसों की अनुभूति में भाव उत्पन्न होते हैं, तो रसानुभूति पाठ का संबंध किससे होता है? भावों से होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा का सर्वोपरि उद्देश्य होता है सरासरी और तीव्र गति से पढ़ना, भाषा के सौंदर्य शास्त्र से परिचय, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील इस्तेमाल, विभिन्न साहित्यिक विधाओं का ज्ञानतम ज्ञान प्राप्त करना। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील इस्तेमाल। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। सुनी, पढ़ी और समझी हुई भाषा को सहज स्वाभाविक लेख द्वारा अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में निम्नलिखित में से कौन सहायक है? मेरा प्रिय अध्यापक विषय पर निबंध लिखना, औपचारिक पत्र लेखन, किसी पढ़ी हुई कहानी को संक्षेप में लिखना, सुनी देखी पढ़ी घटना को अपने शब्दों में लिखित रूप में अभिव्यक्त करना। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा कि सुनी देखी पढ़ी घटना को अपने शब्दों में लिखित रूप में अभिव्यक्त करना। क्वेश्चन क्या था? सुनी, पढ़ी और समझी हुई भाषा को सहज स्वाभाविक लेख द्वारा अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में कौन सहायक है? तो सुनी देखी पढ़ी घटना को अपने शब्दों में लिखित रूप में अभिव्यक्त करना। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य में सहायक होगा भाषा की प्रकृति, प्रकार्य, व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना, व्याकरण की परिभाषाओं को कंठस्थ करना, भाषा के नियमबद्ध प्रकृति को समझने और उसका विश्लेषण करने, भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को अत्यधिक महत्व देने। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को समझने और उसका विश्लेषण करने में। ठीक है, आगे चलते हैं।
उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा विकास के लिए कौन सी गतिविधि उपयोगी नहीं हो सकती है? क्या उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा विकास के लिए कौन सी गतिविधि उपयोगी नहीं हो सकती है? तो सूचना, डायरी लेखन, विज्ञापन लेखन आदि का कार्य करवाना, पढ़ी गई कहानियों का सुनों में नाट्य रूपांतरण, विज्ञापनों, पोस्टरों, साइन बोर्ड, भाषा के अन्य उपयोगों का विश्लेषण करना, मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाना। तो दोस्तों जो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा मुहावरों के अर्थ लिखकर क्या वाक्य बनाना। यह दोस्तों उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा विकास के लिए उपयोगी नहीं है, मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाना। ठीक है, आगे चलते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उचित विधि कौन सी है? सूत्र, निगमन, आगमन, भाषा सम्सर्ग विधि। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दोस्तों आगमन विधि। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उचित विधि कौन सी है? आगमन विधि। उच्च प्राथमिक का मतलब होता है 6 से 8। तो यहाँ पर दोस्तों व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी होती है? आगमन विधि होती है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि बच्चों का भाषाई विकास सर्वाधिक रूप से निर्भरित करता है संचार माध्यमों पर, पाठ्यपुस्तक पर, समृद्ध भाषा परिवेश पर, आकलन के औपचारिकता पर। तो दोस्तों देखो, बच्चों का भाषाई विकास सर्वाधिक किस पर निर्भर करता है? समृद्ध भाषा परिवेश पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उच्च प्राथमिक स्तर पर यह जरूरी है कि बच्चे भाषा का अतिरिक्त अभ्यास करें, परियोजनाएं कार्यों में इंटरनेट का प्रयोग करें, समाचार पत्र में छिपी किसी खबर, लेख या कही गई बात का नियंत्रित समझ सके, अपनी पाठ्यपुस्तक के सभी पाठों का अभ्यास कर सके, भाषा के आंकलन के लिए की जाने वाली सभी गतिविधियों में समान रूप से हिस्सा ले। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा समाचार पत्र में छपी किसी खबर, लेख या कही गई बात का नियंत्रित समझ सके। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों भाषा सीखने का अर्थ उसी भाषा की खालिस्तान सीखना भी है, क्योंकि भाषा किसी भी खालिस्तान का अभिन्न हिस्सा होती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा वो होगा संस्कृति व संस्कृति। अब देखो, भाषा सीखने का अर्थ उसी भाषा की संस्कृति सीखना भी है, क्योंकि भाषा किसी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। कक्षा 8 के बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय आपके लिए क्या जानना सर्वाधिक जरूरी है? अच्छे साहित्य के प्रकाशक, लेखक, बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि, बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं और भाषा प्रयोग की क्षमता, और बच्चों के भाषा प्रयोग का स्तर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा दोस्तों बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं और भाषा प्रयोग की क्षमता। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नाटक, सिनेमा, परिचर्चा, वाद विवाद आदि बच्चों की खालिस्तान व स्वाभाविक खालिस्तान एवं खालिस्तान प्रतिक्रिया व्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में मदद। अब आपको पहचानना है स्वतंत्र प्रभावी संस्कृतनिष्ठ, मानक सहज प्रभावी, मानक प्रभावी संस्कृतनिष्ठ, स्वतंत्र मौखिक लिखित। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 4। देखो 4 नंबर होगा, तो अपन पढ़ते इसको। नाटक, सिनेमा, परिचर्चा, वाद विवाद आदि बच्चों की स्वतंत्र तथा स्वाभाविक मौखिक एवं लिखित प्रतिक्रिया व्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में मदद करता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थी आज की अपनी वीडियो। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। कल दोस्तों इससे आगे के प्रश्नों पर अपन चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।